नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, आज लगाए गए हैं 87 ध्यानाकर्षण। सीएम साय पटल पर रखेंगे PSC का वार्षिक प्रतिवेदन। सीएम विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा, कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम का अरुण साव और विजय शर्मा भी जाएंगे दिल्ली। और रायपुर में स्काई वॉक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, शहर के अधूरे पड़े स्काई वॉक का काम होगा पूरा। पहले अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार ही बनेगा स्काई वॉक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निकायों के वार्ड परिसीमन पर लगाई रोक। याचिकाकर्ताओं ने परिसीमन को बताया था नियम के विरुद्ध। एक हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। बिलासपुर में जांच के लिए 15 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मौत का आरोप। मृतक के परिजनों ने कलेक्टर और आईजी से की थी शिकायत। और चलिए हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जिसका आज आखिरी दिन है। सीएम साय PSC का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखेंगे। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन 87 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। 14 विधायकों की ओर से आपको बता दें कि निजी याचिकाएं प्रस्तुत होंगी और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। CAG की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री सदन के पटल पर रिपोर्ट रखेंगे। लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होगा। तो जाहिर बात है कि जिन विषयों पर आज चर्चा होगी, जो मुद्दे आज उठाए जाएंगे, उन्हें हम आपको बता रहे हैं। उसके आधार पर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आज जो आखिरी दिन है विधानसभा के मॉनसून सत्र का, और इसमें कौन कौन से मुद्दे लाए जाएंगे, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाएंगे, इसे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे की अगर बात करें तो उनका दिल्ली दौरा आज है और सीएम विष्णुदेव साय आज रात 8:30 बजे दिल्ली जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे और सीएम साय कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं दोनों ही डिप्टी सीएम प्रदेश के, और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज रात 8:30 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और कल नीति आयोग की बैठक है जिसमें शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के निकायों के परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाने का काम किया जा रहा था। इस आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें कि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि इसके पहले साल 2014 और 2019 में भी परिसीमन हो चुका है, और अगर 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है तो फिर परिसीमन का क्या औचित्य है। जो परिसीमन सामने आया, जो पटल पे रखा गया, वो इतना अव्यवहारिक था, इतना गलत था कि कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं बहुत कम हो गई। तो इसको लेकर 3 नगर निगम वालों ने हाईकोर्ट पर याचिका दायर की थी, जिनको आज स्टे मिला है, और बाकी नगर पालिका और नगर निगम भी जाकर वहाँ स्टे लेंगे, ताकि जो परिसीमन किया गया है उससे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक चस्पे से परिसीमन किया गया है। इसके विरोध में हम लोग हैं। परिसीमन जो कराया जा रहा है उसके खिलाफ फाइल हुए थे, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के पश्चात जो है माननीय न्यायमूर्ति PP साहू जी के कोर्ट ने उसको स्थगन लगा दिया है। आज माननीय न्यायालय ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस तरह के जो परिसीमन है उसका औचित्य नहीं है, और पूरे प्रदेश में जो परिसीमन का कार्य चल रहा था उस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
और रायपुर नगर निगम के सभापति समेत कांग्रेसी पार्षदों ने निकाय चुनाव के पहले वार्डों के परिसीमन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमोद दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि परिसीमन राजनीतिक दृष्टि से किया गया है, इसमें वार्डों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। भाजपा पार्षदों को फायदा पहुंचाने से सीमाएं बदली गई हैं। वहीं बीजेपी विधायकों के क्षेत्र के कई वार्डों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जबकि वार्डों की जनसंख्या में काफी अंतर है। प्रमोद दुबे ने आगे कहा कि आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे का ये कहना है कि अधिकारियों ने समरूपता लाने का प्रयास किया है। तथ्यात्मक रूप से इसमें परिसीमन नहीं हुआ है, वरन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका परिसीमन किया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत कर आ जाएं। ये ऐसी मंशा प्रथम दृष्टया देखने पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि सभी अधिकारियों ने बैलेंस बनाने की कोशिश होगी, जनसंख्या सभी वार्डों में बराबर हो जाए, इस हिसाब से परिसीमन किया जाना था। और परिसीमन का उद्देश्य भी यही था कि जो शहर के जितने वार्ड हैं सभी में काम करने में सहूलियत। वार्ड को पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया है। जो राजेंद्र नगर एक इलाका है, बहुत बड़ा इलाका, उसको एक में करना था, उसको 3-4 वार्ड में डिवाइड कर दिया गया है ना। और जो श्याम नगर को मदर टेरेसा वार्ड में जोड़ दिया गया है, और कटोतला सतबनिया वाला इलाका, गोवर्धन चौक वाला इलाका को पंडित भगवती चरण वार्ड में जोड़ दिया गया। और चलिए इसी बीच वार्डरफ नगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बारिश में टपकती छत के नीचे मरीज का इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती महिलाओं को खुद यहां पर सफाई करनी पड़ रही है। अस्पताल में कुपोषित बच्चों का इलाज होता है। वार्डरफ नगर के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कितनी बड़ी लापरवाही है, इस बात का अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं उन्हें यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ रही है और पानी यहाँ पर टपक रहा है और इस बीच उनका इलाज चल रहा है। सोचिए उनकी तबीयत इससे और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और अस्पताल में जो महिलाएं भर्ती हैं वो खुद यहाँ पर सफाई कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि बड़ी लापरवाही है, जो मरीज यहाँ पर भर्ती है वही यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, क्या जवाब दिया अस्पताल ने इस पर? जी बिल्कुल शुभांगी, बताना चाहूंगा ये वार्डरफ नगर सिविल अस्पताल का मामला है। अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोषण पुनर्वास केंद्र जो बनाया गया है, जहां पर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का 15 दिन तक डॉक्टर की निगरानी में इलाज किया जाता है, उस वार्ड में टपकते हुए पानी के नीचे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जब आईडीसी की टीम वहां पे पहुंची और मामले में पूछ परख करने का शुरुआत किया तो डॉक्टरों ने इस मामले में पूरी तरह से लाचारी दिखाई। उनका कहना था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो इलाज करना है। निश्चित तौर पे अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। महिलाओं को वहां टपकने वाले पानी को खुद साफ करना पड़ता है, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और महिलाओं की भी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे वहां खेलते हैं और क्योंकि बच्चे खेलते हैं गिर के उन्हें चोट भी लग सकती है, इसलिए महिलाएं खुद से साफ सफाई करती हैं। जिस समय हम लोग वहां पे पहुंचे, एक वहां पे भर्ती महिला ही सफाई का काम कर रही थी और जब उससे पूछा गया तो वो बोली कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, इसलिए सफाई करना पड़ता है। जी शुभांगी। बिल्कुल देवेश, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। BC24 ने इस खबर को अब दिखाया दर्शकों को। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर के लिए 2 अहम निर्णय लिए हैं। क्या अहम निर्णय है और किनको लेकर लिए गए ये आपको बता दें। दरअसल तात्यापारा चौक से शारदा चौक तक सड़क चौड़ीकरण और अधूरे स्काईवॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। बता दें कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने साल 2013 से 2018 के बीच पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए स्काईवॉक प्रोजेक्ट लाया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही स्काईवॉक के निर्माण पर रोक लगा दी गई। इसकी उपयोगिता को लेकर कांग्रेस ने समिति भी गठित की थी, मगर 5 साल बाद भी समिति रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। वहीं अब फिर से सत्ता में आई बीजेपी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि काम कब तक पूरा होता है और जनता को कितनी राहत मिलती है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय लिया है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, अगर राजधानी के स्काई वॉक की बात करें तो इस पर सियासत भी देखी गई है। राजधानी वासियों के मन में भी कई सवाल इस स्काई वॉक को लेकर रहे थे और अब इसका जवाब मिल चुका है। विस्तार से एक बार दर्शकों को ये भी बताइए कि कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा, कब से इसका काम शुरू हो जाएगा और किस डिजाइन से इस काम को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये स्काई वॉक की है और बीते 1 दशक से ज़्यादा समय करीब हो रहे हैं और स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, खड़ा है। 5 साल तो कांग्रेस सरकार का पूरा रहा और विवादों में गुजर गया क्योंकि जब ये बन रहा था तब भी कांग्रेस ने आपत्ति की थी और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 5 साल कांग्रेस की रही, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाए कि इसे तोड़ना है या बनाना है। कई कमेटी भी बनी लेकिन कोई डिस्कशन, कोई निर्णय नहीं हो पाया और अब जब फिर से बीजेपी की सरकार है, आपने सुना पीडब्ल्यूडी मंत्री को, अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया है कि इस अधूरे पड़े स्काई वॉक को पहले की जो डिजाइन है, यानी जो बीजेपी सरकार के समय राजेश मूणत जब थे पीडब्ल्यूडी मंत्री और उस समय जो सैंक्शन डिजाइन था उसी के अनुसार इसका निर्माण पूरा होगा। निर्माण से पहले कुछ एजेंसी से सर्वे कराया गया कि अभी कितने लोग पैदल चलते हैं, तो एक दिन में करीब 40 से 50 हजार लोगों के पैदल चलने का यहाँ पर सर्वे किया गया और उसकी उपयोगिता बताई गई और उसके बाद अब इसे पूरा किया जाएगा। पूरा पहले के ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से ही होगा, उसमें छोटे कुछ बदलाव हो सकते हैं, हालांकि प्रारंभिक तौर पर है, जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, उसमें ये बता रहे हैं कि शाम के समय अगर फुटफॉल कम होता है तो शाम को आप ओवर ब्रिज चौपाटी का भी सुविधा यहाँ पर देख सकते हैं। 1 वे को एक चौपाटी या छोटे छोटे दुकान के रूप में यहाँ पर दिया जा सकता है ताकि शाम के लोग आए और यहाँ पे कुछ रिक्रिएशन जैसी चीज़ें मिल सके, क्योंकि शाम को फुटफॉल कम होगा। तो ये चीज़ें पाइपलाइन में है, प्रस्ताव चूंकि हो गए हैं, अब काम भी जल्द शुरू होगा और करीब करीब 35 करोड़ रुपए के काम इसमें अभी और पूरे किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। दूसरी बड़ी बात की, जयस्तंभ चौक से जब हम रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर जाते हैं तो बीच का जो शारदा चौक से लेकर के तात्यापारा चौक का एक छोटा सा पैच है, वो चौड़ीकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते हर दिन वहां पर भयंकर जाम लगता है और अब उसका भी फैसला हो गया है, चौड़ीकरण होगा। जिनकी भी दुकान मकान उस रास्ते में आते हैं, शासन उनको मुआवजा देगी और उसके बाद जब चौड़ीकरण पूरा होगा, राजधानी रायपुर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी उस रोड पर चलने के लिए, क्योंकि सबसे व्यस्त रोड है वो और सबसे ज्यादा परेशान उसी पैच में होते हैं। तो निश्चित रूप से राजधानी रायपुर के लिए निश्चित रूप से ये बीजेपी सरकार की 2 बड़ी सौगात है, 2 बड़े अहम फैसले जो कई सालों से लटके हुए थे वो सरकार ने ले लिए हैं। बिल्कुल राजेश, जैसे कि आपने कहा तो स्काई वॉक कब बनेगा, इस सवाल का जवाब अब राजधानी वासियों को मिल चुका है। 2 जो बड़े निर्णय लिए गए, दोनों को आपने विस्तार से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिलासपुर में अधेड़ की मौत के 15 दिन बाद कब्र से शव खोदकर बाहर निकालने का मामला सामने आया। आपको बताते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। दरअसल परिजन झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से अधेड़ की मौत का आरोप लगा रहे हैं। मौत को लेकर परिजनों की आशंका और शिकायत पर मजिस्ट्रेट की अनुमति से शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम से पुलिस अब शव का पोस्टमार्टम करा रही है। मामला कोनी थाना क्षेत्र के सेमरताल का है। यहाँ के 46 वर्षीय दयाल खरे को 6 जुलाई को बुखार आया था। परिजन उसे गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाते ही दयाल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर ने सिम्स ले जाने के लिए कहा, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन मृतक का शव लेकर गांव वापस लौट गए और दफनाने के बाद झोलाछाप डॉक्टर की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीएम से अनुमति लेकर कोनी पुलिस ने मौत के 15 दिन बाद कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला है। मोर बाल बच्चे है, आज मोर घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मोर पति कमात रही, कोई दिन खत्म, तुरंत इंजेक्शन लगे है, वो घरे में खत्म हो गए है, हम लोग झूठ बोल के सिम से लगे है, वो नहीं बताई हम लोग खत्म हो गए है, हम लोग धोखा दे है, धोखा से लगे है हम लोग सिम से। उसका कफन दफन कर दिया गया था, जिससे मर कायम करके और मजिस्ट्रेट की अनुमति से शवोत्खनन कराया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और चलिए छत्तीसगढ़ की खबरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया। बेहद ही दुखद खबर। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद भी प्रभात झा रहे हैं।
लंबे संघर्ष के बाद अनंत यात्रा पर प्रभात झा हैं और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। बीजेपी के कई अहम पदों पर वो रह चुके हैं और पत्रकारिता से भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो बेहद ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा, जिनका निधन हो गया है। बताइए जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर वो विराजमान रह चुके हैं और साथ ही पत्रकारिता से यानी कि जर्नलिज्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आई है। विवेक, आवाज आ रही है अब तक हमारी? बीजेपी को एक सुबह जो है आज एक दुख भरी खबर है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए शोक की लहर है, क्योंकि प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता के साथ साथ बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वो बीजेपी में राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, तो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। और प्रभात झा के निधन से बीजेपी में कहीं न कहीं एक ऐसी शोक की लहर है, क्योंकि प्रभात झा उन नेताओं में जाने जाते थे जो प्लानिंग के लिए और बड़े नेताओं के सलाहकार के रूप में भी काम करते थे। राजनाथ सिंह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके लिए प्रभात झा ने काफी काम किया, क्योंकि पत्रकारिता जगत से उनका नाता था। प्रभात झा का पत्रकार के रूप में उन्होंने स्वदेश ग्वालियर में लंबे समय तक काम किया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो अपने कर्मभूमि जो बनाया वो मध्य प्रदेश को बनाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और उसके बाद भोपाल में आकर वो बस गए और ग्वालियर से भी उनका नाता है। ग्वालियर में भी वह जो है उनका निवास रहा है और ऐसे में उनका जो है भोपाल से पूरे प्रदेश में एक नेटवर्क था। बीजेपी के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बीजेपी के मंडल स्तर तक का दौरा किया था, यानी मंडल स्तर तक पहुंचने वाले एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रभात झा जाने जाते हैं। उनके 3-4 साल के कार्यकाल में उन्होंने बीजेपी को जो है कई ऐसे अहम और महत्वपूर्ण पड़ाव तक ले गए और उस समय मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार भी मध्य प्रदेश में जो है लगातार बनी। कई उपचुनावों के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीजेपी ने जीते थे। शिवराज जी सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस वक्त और प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष थे। काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं उनकी ये जोड़ी हुआ करती थी। प्रभात झा पिछले दिनों काफी बीमार थे और उसके बाद उनको भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने गए थे। उसके बाद उनको तत्काल एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया था। वहां पर भी उनका निजी अस्पताल में निधन जो हुआ है, वहां उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनका सुबह निधन हो गया है और अब जो है ये जानकारी सामने आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो बिहार में किया जाएगा, उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। हालांकि अभी तक की जो है पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से ये जानकारी जरूर आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार जो है बिहार में करने की तैयारी है। अब देखना होगा कि वो बिहार में उनका अंतिम संस्कार होता है या फिर विवेक, जैसा कि आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी में इस वक्त शोक की लहर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ के नौनिहाल आगे बढ़ें और प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करें, इसी मंशा के साथ साय सरकार लगातार काम कर रही है। संवेदनशील सीएम विष्णुदेव साय की मंशा है कि प्रदेश का हर बच्चा अच्छी और बेहतर शिक्षा न सिर्फ हासिल करे, बल्कि एजुकेशन हासिल करने के बाद वो ऊंचाइयों को छूए। यही वजह है कि साय सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। कोंडागांव जिले के 48 स्कूलों में टीचर्स की कमी थी। शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा का काम प्रभावित हो रहा था, लेकिन संवेदनशील सीएम साय ने इसे अपनी प्राथमिकता में लिया और 48 सरकारी स्कूलों में दूसरी जगह से टीचर्स की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, स्थानीय 134 बेरोजगारों को अतिथि शिक्षकों के तौर पर सरकारी स्कूलों में नियुक्ति भी दी, जिससे यहाँ के सरकारी स्कूलों में अब क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को मिल रही है।
जिला खनिज न्यास के माध्यम से ट्यूटर्स की, शिक्षा मित्र की भर्ती की गई है एवं इससे जो है कहीं ना कहीं जो हमारे प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक शालाएं हैं उनमें एकल शिक्षकीय जितने भी स्कूल थे उन सभी में शिक्षकों की अवेलेबिलिटी उपलब्ध हो चुकी है। ग्राम पंचायत बनसिरसी का सरकारी स्कूल भी टीचर के बीमार होने और फिर बीमारी के दौरान ही टीचर के रिटायर होने के चलते शिक्षक विहीन हो गया था। लेकिन साई सरकार के निर्देश पर अमल करते हुए जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 2 शिक्षकों की यहां नियुक्ति की, जिससे यहां पढ़ाई में आई रुकावट दूर हो चुकी है। इसी तरह मालाकोट के बंधापारा में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए टीचर्स की नियुक्ति की गई। और नहीं था वो समय ऐसे बच्चे लोग भी आते थे और खेलते रहता क्या क्या करता रहती है। अब गुरुजी लोग आया और फिर मैडम भी आया, वो दिन से ठीक ही तो पढ़ रहा है। ये अभी इस स्कूल में टोटल दर्ज संख्या 26 है, बालक 15 और बालिकाएं 11 है। और स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए जो हमें नियुक्त किया है शासन ने, उसको हम बहुत अच्छी तरह से अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। बंदापारा में शिक्षक की कमी थी और शासन प्रशासन के द्वारा वहाँ पे एक शिक्षिका को भेजी शासन ने। ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। साई सरकार का फोकस बेहतर से बेहतर शिक्षा पर है, इसलिए सीएम स्कूलों में न सिर्फ शिक्षा बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि साई सरकार के काम लोगों के दिलों को छू रहे हैं। लोग भी साई सरकार की तहे दिल से तारीफ कर रहे हैं।